MSM टेक्नो वर्ल्ड चैनल के साथ मैं हूँ आपका टीचर SM इसरार हसन अस्करी। स्टूडेंट्स, आज कुछ बात दरअसल ऐसी है कि बहुत सारे तलबा ने मुझसे ये सवाल किए हैं जो जॉब कर रहे हैं कि सर मसला ये आ रहा है कि जब भी हम इनकम टैक्स के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह निकाल रहे हैं या इनकम टैक्स निकाल रहे हैं या GST फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन आप मुझे हमें बताएं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं अपने तलबा को थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूँगा कि हाउ नो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से, सेल टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से और कस्टम ऑर्डिनेंस के हवाले से। तो आज जो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा वो सबसे पहले होगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से। ये इनकम टैक्स है क्या चीज़ और पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किस तरीके से इनकम टैक्स को फाइल करता है। तो बेसिक पर्पस में आज आपको समझाऊंगा कि अगर सैलरी पे इनकम टैक्स हो तो वो किस तरीके से डिडक्टेबल होता है और किस तरीके से हम टैक्सेबल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं उसके अंदर, और किस तरीके से हम अदर सोर्सेज की बारे में मालूम कर सकते हैं कि अदर सोर्सेज में हमारा टैक्स किस तरीके से लागू होगा। देन इसमें मैं आपको दूसरी चीज़ ये भी सिखाऊंगा क्योंकि आजकल बेशतर ये मसला बना हुआ है एक के वाइट मनी और ब्लैक मनी का एक इशू बना हुआ है कि उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, और अगर ब्लैक मनी है तो उसको वाइट में किस तरह शो किया जाए ताकि वो टैक्सेबल बन जाए। क्योंकि ज़्यादा लोगों ने 2 नंबर तरीके से काम किया, करप्शन की, और अब उनके लाले बढ़े गए हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड उनको नोटिस भेज रहा है। जब नोटिस भेज रहा है तो अब वो दीवाने हुए हैं कि यानी उनको अपनी अदर सोर्सेज की अमाउंट को सेव करना है, तो वो किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह चल रही है। तो मैं आप तलबा को अकाउंटेंसी का जो टैक्सेशन अकाउंटेंसी है उसको इस वे में आपको बताऊंगा कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और देन आपके लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी आपके फ्यूचर के लिए। तो इफ देन एल्स कोई भी शख्स जो ऑफिशियल वर्क जॉब कर रहा हो, फील्ड में अपनी जॉब कर रहा हो, तो वो मेरी इस जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होगी वर्कशीट उस पर आसानी चीज़ों को समझ सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस पर आप अपनी हिसाब से लूप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे कि किस तरीके से लूप्स हमने लगाने हैं। कि आया क्या, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी इसमें एग्जाम्पल देता हुआ चलूँ आपको मैं कि अगर कोई शख्स आज से 5 साल पहले पीछे चले गए और उस प्रॉपर्टी को अगर ख़रीदता है 25 लाख के अंदर, तो आज की डेट के हिसाब से उसकी करंट टैक्स वैल्यू क्या बनेगी। ठीक, तो हम कंडीशन क्या बन गई कि बिफोर और आफ्टर, ठीक, या आप ज़्यादा अर्सा हो जाता तो फिर आप सिंस में लेके चले जाते हैं उस कंडीशन में। तो इसी तरीके से टैक्सेशन के अंदर कुछ लॉजिकल जो है लूप्स लगाए जाते हैं जिसके बाद वो वैल्यू निकल के सामने आ जाती है जिसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल के ऊपर इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। अब बात आती है यहाँ पर कि जनाब सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन हो, हमारी उस व्यू पर ऑब्जर्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि जनाब अगर मैं किसी चीज़ पर इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी तमाम वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कि अगर एक इंसान किसी फर्म में जॉब कर रहा है, ठीक है, एक तो उसकी हो गई वो चीज़ गौर करें तो सैलरी, ठीक, एक अदर सोर्सेज के जरिए उसकी सैलरी बन रही। मिसाल के तौर पर पास कंपनियाँ ऐसी हैं जैसे टेक्सटाइल फर्म्स वगैरह हैं, ये क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को 6 बजे तक की एक टाइमिंग देते हैं जिसके अंदर वो मतलब वो सैलरी आवर्स होते हैं उनके, ठीक, लेकिन उस सैलरी आवर्स के बाद एक टाइम उनका चार्ज होता है 6 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक भाई आपने लाजमी टाइम देना है जिसको उनकी लैंग्वेज के अंदर आवर टाइम कहा जाता है, यानी अपने वक्त से ज़्यादा वक्त लगाना। तो लाजमी सी बात है कि जो आवर टाइम है ही आपकी अदर सोर्सेज में आ गई। तो फास्ट फर्म के अंदर ये चीज़ होती है कि उसको अदर सोर्सेज में करते हैं। बाज़ जगहों पे डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस होते हैं, सीनियर सिटीजनशिप होती है। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है कि कई लोगों को इस हवाले से मालूम नहीं होता कि सीनियर सिटीजनशिप को हमने कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है।
तो मैं उसका तरीक़ेकार भी आपको बताऊंगा कि इस एज पर जाके सीनियर सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई हो जाती है, और पाकिस्तान का जो बेसिक रूल है वो इसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं, जो सेक्शन एक्ट बनी हुई है, जो लॉ बना हुआ है, वो इस हवाले से क्या कहता है। ठीक, तो आपने स्टूडेंट ने करना ये कि जब मैं इस पे ऑन स्क्रीन आऊँगा और ये आपको तरीक़ेकार बताऊँगा, तो आपको ये तीनों फॉर्मेट यानी सैलरी टैक्स, अदर सोर्सेज टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये तीनों फॉर्मेट में आपको डाउनलोड लिंक के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, ताकि आप उसको आराम से डाउनलोड भी कर सकें और अपने मुताबिक उस शीट को बना सकें। ठीक स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह ये चंद क्लास हम रिटर्न तक की हमारी ये क्लास होगी। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने एक जो आपको बताया था कि मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है मैनेजरल अकाउंटिंग एज पर प्रैक्टिकल, यानी जो मैनेजरल अकाउंटिंग का कोर्स जो मैं शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मेरा नया कोर्स होगा, और इसकी डेली एक क्लास हुआ करेगी। उस क्लास के अंदर टोटल जो काम मैं आपको बताऊँगा एज पर प्रैक्टिकल बताऊँगा, यानी प्रैक्टिकली रहते हुए आपने वो काम किस तरीके से कंप्यूटराइज एडवांस एक्सेल के अंदर किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को सेट करना है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से शफल ट्रांसफ़र श्रिंक हो सके। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करिएगा। ठीक, और लेकिन चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। क्योंकि देखिए मैंने यूट्यूब पे पूरा एक सर्च किया है, पूरी ऑप्टिमाइज़ किया है इसके ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट तरीके से अकाउंट्स को बताया किया, लेकिन अभी तक मैं जो भी चीज़ वहाँ देखी मैंने स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग में देखा। ठीक, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग नहीं है, इसके अंदर जो है नॉन स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग है कि स्टैंडर्ड से हट कर खासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर काम कर रही होती हैं अपनी करेंसी पर डिपेंड करती हैं, और वहाँ पेएबल एजिंग रूल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो है वो कैश पे हो रही होती हैं, कुछ पेएबल एजिंग पे हो रही होती हैं, कुछ रिसीवेबल पे हो रही होती है, कुछ लोकल बिजनेस हो रहा होता है। यानी आप देखें कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह काफ़ी तलबा इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, आईसीए में कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको भी नहीं मालूम कि प्रोफेशनल वाचर के नाम होते क्या हैं। ठीक, लेकिन जब आप एंट्री पास करते हैं तो तब आपको समझ में आता है कि यार पढ़ा तो हमने ये था, लेकिन प्रोफेशनली यूज़ ये करते हैं, तो एक डिफरेंस आता है। यानी स्टडी पॉइंट के अंदर और प्रैक्टिकल पॉइंट के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। प्रोफेशनल जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बने हुए तो होते हैं लेकिन क्लियर नहीं होते। क्लियर वो जब होते हैं जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं और आपको हाथ की वैल्यूज़ का पता होता है। ठीक, साल आपने किताबों में पढ़ा उसमें रूल्स थे 2005 के। ठीक, आज जो रूल अप्लाई हो रहे हैं वो 2020 के हो रहे हैं। ठीक, होगा सेक्शन वही, लेकिन रूल और उसकी फार्मूला कैलकुलेशन की तब्दीलियाँ होंगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसी हवाले से मैं आपको बताऊँगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होगा, और इसको फॉलो करें तो आप जो ICMA के स्टूडेंट्स हैं या ACCA के स्टूडेंट हैं या CA के स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक राह हमवार होगी। वो अक्सर होता ये भी ये देखा ही गया है इसमें कि अक्सर तलबा जो है वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो तमाम एग्ज़ाम्स पास तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच आती है तो वहाँ वो थोड़े से लेग डाउन कर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, क्लैप्स हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन जब हम बैठे सिस्टम पे सब कुछ करने के लिए तो वहाँ हम थोड़े से लेग डाउन हो गए या क्लैप्स कर गए। तो ये सारी वीकनेस मैं आपके अंदर से दूर करूँगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। ठीक, ये सब बातें नहीं हैं, इंशाल्लाह आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो आपके फिर समझ में आएगा कि इस प्रैक्टिकल को आपने किस तरीके से करा है और इसके फ़ायदे आगे चल के क्या हो। आखिरी पॉइंट है, इसके साथ साथ मैं आपको एक क्लास रोज़ की ये भी दूंगा कि एक्सेल एडवांस के जो फार्मूलाज हैं किस तरीके से लगाए जाते हैं। सिर्फ आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनके व्यूज़ क्लियर होने चाहिए, उनकी जो सिंटैक्स हैं वो आपके
जहन में बैठे होने चाहिए कि जनाब अगर ये टेक्निक लग रही है तो इस टेक्निक का मकसद क्या है। ठीक है, बाद दफ़ा मेरा दिमाग है, मैं अपने दिमाग से लॉजिक यूज़ करूँगा, आप हैं अपने दिमाग से अपनी लॉजिक को टेक्निक को यूज़ करेंगे, तो दुनिया के बेशतर लोग, तमाम इंसान अपने मुताबिक अपनी टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक, लॉजिक लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फॉलो आपने खुद करना है उसको कि किस तरीके से मैंने कहाँ कहाँ चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, इसको आम अल्फाज में ऐसे कह लें कि 4 लेस देन 2, 4 लेस देन 2, तो आंसर आना चाहिए 2। लेकिन अगर आप कहें कि 4 ग्रेटर देन 2, तो अब आंसर क्या आना चाहिए। तो आम जो दिमाग होता है वो कहता है 4 आना चाहिए, लेकिन कंप्यूटराइज लैंग्वेज के अंदर अगर मैं कहूँ कि 4 ग्रेटर देन 2, ये 4 बड़ा है 2 से, तो अब वो इसकी जो लॉजिक पॉइंट देगा वो देगा 2, यानी वैल्यू इज ट्रू, यानी ये सही है। और अगर मैं वहाँ ये देता हूँ कि 4 लेस देन 2, तो अब वो वहाँ वैल्यू देगा फॉल्स। तो कंप्यूटराइज में, अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज तरीक़ेकार को समझने में और पढ़ने में ज़मीन आसमान का जो डिफरेंस है। ठीक, तो इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करते हैं, आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह निगहबान।